हेलो फ्रेंड्स, जियोग्राफी बाई MKGTM चैनल पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और भूगोल के जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों का एक एक करके क्रमवार तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। और भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी का उस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं। फिर इसमें क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर इसमें समुद्र विज्ञान अर्थात ओशनोग्राफी का अध्ययन करते हैं। फिर इन्वायरमेंटल जियोग्राफी का इसी में अध्ययन करते हैं तथा बायो जियोग्राफी इसके पार्ट होते हैं भौतिक भूगोल के। उसके बाद जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसमें हो गया इकोनॉमिक जियोग्राफी, एग्रीकल्चर जो पढ़ते हैं हम लोग, ये सभी अधिवास भूगोल हो गया। जो भौगोलिक विचारधाराएँ हैं ये सभी हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड से संबंधित विभिन्न खगोलविदों के क्या विचार रहे हैं, ब्रह्मांड में आज जो मानव जीवन संभव हो पाया है, जो वनस्पतियाँ जीव जंतु एक दूसरे को प्रभावित करके अपना जीवन संभव बना पाते हैं, यह कैसे संभव हुआ, किस प्रकार से पवन का विकास हुआ, किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार की गैसें कैसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, यह सभी हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद खगोलविद के क्या क्या इसमें विचार रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो जो पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारा एवं आकाशगंगाएं हैं, यह सभी खगोलीय पिंडों को सम्मिलित रूप से हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशाल का आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यहाँ हमें यह समझ लेना होगा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा में विभिन्न प्रकार के बहुत से, यानी एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो और हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं। और ब्रह्मांड के जो अध्ययन होते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन जो वैज्ञानिक किया जाता है, इसको हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान अर्थात कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। और कॉस्मोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्रिश्चियन वुल्फ ने किया था। और हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी खगोलविद हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उनका हम लोग मत जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो एक बहुत ही अच्छे यूनानी खगोलविद हैं जो कि मिस्र के निवासी हैं। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है भूकेंद्रित सिद्धांत। क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित भूकेंद्रित सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो पृथ्वी है यह संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। यानी पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी एक फोकस पर स्थित होता है। इन्होंने पृथ्वी को केंद्र में माना और इससे बहुत से जो खगोलविद थे वो इससे सहमत भी थे और बहुत से लोग इनकी आलोचना भी किए। तो आगे चल करके एक खगोलविद आते हैं जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। लेकिन क्लॉडियस टॉल्मी की 3-4 पुस्तकें हैं जो कि बहुत से बार पूछे गए एग्जाम में। पहला है जियोग्राफिक सिंटैक्सिस, दूसरा है ग्रही परिकल्पना, तीसरा एनालिमा और चौथा है एल्मागेस्ट। इसमें 3 जो ग्रही परिकल्पना, एनालिमा और एल्मागेस्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन किताबों को, इन बुक्स के नामों को याद कर लेंगे। तो क्लॉडियस टॉल्मी के बाद निकोलस कोपरनिकस आए और निकोलस कोपरनिकस ने क्लॉडियस टॉल्मी के विचार का खंडन किया और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि जो सूर्य है वह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं।
इस प्रकार निकोलस कोपरनिकस के जो सिद्धांत है उसका नाम सूर्य केंद्रित सिद्धांत अर्थात हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जाना गया। ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो निकोलस कोपरनिकस जो कि पोलैंड के निवासी थे, इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। और यह भी पूछा जाता है कि हेलियोसेंट्रिक में किसे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना गया, तो सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना गया। और तभी से सूर्य केंद्रित सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद से ही कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाने लगा। यह जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है इसका प्रतिपादन इन्होंने 1530 में एक पुस्तक इनका प्रकाशित हुआ जिनका नाम है कमेंटेरियलस। इस पुस्तक में ही इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कोपरनिकस ने अंतरिक्ष के बारे में अपने कुछ नियम बताए। इस किताबों में उनके नियम को दर्ज किया गया है। इन्होंने पहला नियम ये बताया कि जो सभी खगोलीय पिंड हैं किसी एक निश्चित केंद्र के परितः नहीं है, यानी किसी एक निश्चित केंद्र के परितः नहीं है बल्कि उनका अलग अलग केंद्र है। और इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि वह चंद्रमा का केंद्र है, यानी पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, न कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। और इन्होंने यह बताया कि सभी गोले यानी सभी आकाशीय पिंड सूर्य के परितः चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। और आकाश में जो भी गतियां हम देखते हैं वह दरअसल पृथ्वी की गति के कारण होता है। तो यह पूर्ण रूप से तो सही नहीं है लेकिन आंशिक रूप से सही है, क्योंकि जो पवनों की गति है या फिर कुछ ऐसे खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं जो कि पृथ्वी की गतियों के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी की गतियों के कारण ही होता है। और भी ऐसी घटनाएं हैं जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही हो पाता है। फिर आगे चलकर गैलीलियो आए और गैलीलियो महोदय ने ब्रह्मांड की खोज से संबंधित एक उपकरण का इन्होंने आविष्कार किया जिसका नाम है दूरबीन। इन्होंने 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। दूरबीन की खोज करने के बाद जो भूगोल क्षेत्र था, ब्रह्मांडीय क्षेत्र था, इसके क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। और दूरबीन के माध्यम से सौर मंडल का, ब्रह्मांड का, आकाशगंगा का बहुत से चित्र लिए गए और उन चित्रों का अध्ययन करके भूगोल में बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत से जो मिथ्या थे उनको दूर किया गया। तो गैलीलियो के दूरबीन की खोज से आमूलचूल परिवर्तन ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। इसके बाद जोहान्स केपलर आए। जोहान्स केपलर ने 16वीं शताब्दी में जोहान्स केपलर महोदय ने ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज की तथा इसमें भी इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना। यानी जो कोपरनिकस पहले बता गए थे सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, उसी को इन्होंने समर्थन किया जोहान्स केपलर, लेकिन इन्होंने इसको विस्तृत अध्ययन किया। और विस्तृत अध्ययन करने के बाद इन्होंने ग्रहों के जो ग्रह अपने ऑर्बिट में जो चक्कर लगाते रहते हैं उससे संबंधित 3 नियमों को प्रतिपादित किया। केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। केपलर महोदय के जो 3 नियम दिए गए हैं उस नियमों को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नियम इन्होंने यह बताया कि पहला नियम इनका नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स यानी कक्षाओं का नियम। इन्होंने यह बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते रहते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस में होता है। यानी इस यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं कि सूर्य एक फोकस पे, एक किनारे पे स्थित है और ये सभी ग्रह इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके पहले नियम इन्होंने यही बताया कि जो सभी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है अंडाकार, यानी पूर्ण रूप से गोल नहीं, गोलाकार नहीं, बल्कि इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार अर्थात अंडाकार क्षेत्र पे कक्षाओं में ये फोकस रहें और इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इन्होंने दूसरा नियम दिया क्षेत्रफलों का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। इस नियम में इन्होंने यह बताया कि ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है, अर्थात समान समय में ग्रह जो है समान क्षेत्रफल तय करता है। अर्थात जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है तथा जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। और सूर्य से दूर
चाल का न्यूनतम होना और सूर्य से नज़दीक आने पर चाल का अधिकतम होना, इसका मूल कारण ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया। यह बताया गया कि जब ग्रह चक्कर लगाते हुए जब सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचते हैं तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है और वहाँ पे जो ग्रह होते हैं वो बहुत तेज़ी गति से घूमते हैं, बहुत तेज़ी गति से उसका परिक्रमा करते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसके दूसरा नियम यही बताता है। फिर तीसरे नियम को देख लेते हैं। तीसरा नियम में इन्होंने यह बताया, इसका नाम है परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ रिवोल्यूशन पीरियड। इसमें बताया इन्होंने कि सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी का घन यानी क्यूब, सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी का क्यूब उस ग्रह के परिभ्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। सही बात है। जैसे सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है तो उसका परिक्रमण काल बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी ही सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी 88 दिन में ही। इसी प्रकार धीरे धीरे करते करते जो सबसे लास्ट में है अरुण वरुण, वो बहुत उनका जो परिक्रमण काल है वो बहुत लंबे समय का है, क्योंकि उनकी दूरी अधिक है, इसलिए दूरी बढ़ने की वजह से उसको एक परिक्रमा करने में काफ़ी लंबे समय का अनुभव करना पड़ता है। तो इस परिक्रमण काल के तीसरे नियम में उन्होंने यह बताया कि सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी का क्यूब यानी घन उस ग्रह से परिभ्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। फिर विलियम हर्शेल महोदय आए और विलियम हर्शेल महोदय ने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया और इन्होंने 1850 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। यानी आकाशगंगा में सौर मंडल की तरह और भी सौर मंडल हैं जिनका पता अभी हमें नहीं लगा। हमारा जो सौर मंडल है जिसमें सूर्य पृथ्वी है, यह आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मंदाकिनी स्पाइरल दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई और सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में होने का प्रमाण समाप्त हो गया। यानी जो लोग बताते थे कि सूर्य ब्रह्मांड के एकदम केंद्र बिंदु में है, ऐसा नहीं है। 20वीं शताब्दी में जब दूरबीन की खोज हो चुकी थी तो उसके बाद कई फिगर लिए गए और उस तस्वीर से यह स्पष्ट हो गया कि जो हमारी मंदाकिनी यानी जो दुग्ध मेखला है उसमें जो सूर्य है वो बीच में अवस्थित नहीं है, बल्कि किसी एक सिरे पर फोकस्ड है, अवस्थित है। विश्व के सुविख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक समय का इतिहास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बिग बैंग थ्योरी का समर्थन किया। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अब तक की सबसे सर्वमान्य थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसका समर्थन सभी ज़्यादातर खगोलविद समर्थन करते हैं और यह काफ़ी हद तक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसको सही भी साबित करता है। तो इसके बाद एडविन हब्बल महोदय आए और एडविन हब्बल महोदय अमेरिका के खगोलविद थे और इन्होंने 1925 में यह बताया कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वह 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इन्होंने एडविन हब्बल महोदय ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है मिश्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि जो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इनके दूर जाने की गति भी तेज हो रही है। यानी इन्होंने एक गुब्बारे का उदाहरण लिया और गुब्बारे को इन्होंने यह बताया कि गुब्बारे को बिना फुलाए उस पर कुछ बिंदु बना दिए जाए, कुछ चिन्ह लगा दिए जाए पास पास में, फिर उसमें जिस प्रकार से हम लोग हवा भरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो जो बिंदु हैं ये एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं। सेम इसी प्रकार से जो आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी है, जो आकाशीय पिंड है, इनके बीच की जो दूरी है वह लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और एक समय ऐसा आएगा कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और वो जो बिंदु दूर जा रहा है तो फिर वो एक में मिल जाएगा और फिर वह सिंगुलरिटी का रूप धारण कर लेगा। तो इन्होंने यह बताया कि जो ब्रह्मांड के बीच की जो दूरी है यानी आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है और एक निश्चित अवधि में यह
एक ब्लैक होल में जा के नष्ट हो जाएंगे, यानी जितने खगोलीय पिंड हैं वो ब्लैक होल को प्राप्त हो जाएंगे। हमें यह मालूम है कि जो ब्लैक होल है यह जितने भी तारे हैं उनका एक मृत अवस्था, यानी जब तारे मृत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उस स्थिति को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। तो इन्होंने यह बताया कि धीरे धीरे सभी तारे जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो धीरे धीरे ब्लैक होल में समाहित हो जाएंगे, यानी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब ब्रह्मांड से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उस सिद्धांतों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत ब्रह्मांड से उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है अब तक का आधुनिक समय का। इसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसको एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। दूसरा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं एलन गुथ। तीसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सतत सृष्टि का सिद्धांत अथवा स्थिर अवस्था का सिद्धांत, जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी बोलते हैं। इसके 3 प्रतिपादक हैं, पहले हैं थॉमस गोल्ड, दूसरा है हरमन बांडी और तीसरा है फ्रेड हॉयल। तो सतत सृष्टि सिद्धांत अथवा स्थिर अवस्था सिद्धांत या फिर स्टेडी स्टेट थ्योरी के प्रतिपादक थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी और फ्रेड हॉयल है। फिर चौथा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, जिसको पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आर्थर एडिंगटन तथा डॉक्टर एलन संडेजा। इन चारों सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, और इन चारों सिद्धांतों से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सिद्धांतों का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके प्रतिपादक कौन है। तो इसलिए इन चारों सिद्धांतों को याद रखना जरूरी है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। तो जो बैंग शब्द है, बैंग का अर्थ होता है विस्फोट, और इसी बैंग से इस सिद्धांत को लिया गया है कि बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में वर्ष 1967 में रॉबर्ट वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी आगे बढ़ाया। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेंतेयर महोदय ने यह बताया कि प्रारंभ में जितने भी खगोलीय पिंड हैं यह एक मटर के दाने के समान सिंगुलरिटी में समाहित थे, यानी एकक परमाणु में समाहित थे, और इस एकाकी परमाणु सिंगुलरिटी का जो आयतन था वो बहुत ही सूक्ष्म था और तापमान एवं घनत्व अनंत था। अत्यधिक तापमान एवं घनत्व होने के कारण इसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ। अर्थात इन्होंने यह बताया कि प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक अर्थात एकाकी परमाणु अथवा सिंगुलरिटी के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक था तथा तापमान एवं घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक महाविस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट, कॉस्मिक एक्सप्लोजन या फिर बिग बैंग की उपमा प्रदान की गई। अचानक इस विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से लगभग कहीं कहीं 15 अरब वर्ष पूर्व मिलता है और कहीं कहीं 13.7 लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व मिलता है। तो वैज्ञानिकों ने यह विश्वास जताया कि जो महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग की घटना आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष के बाद, यानी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिनमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। यानी वैज्ञानिकों के मत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व यह बिग बैंग की घटना शुरू हुई, और बिग बैंग की घटना की घटित होने के बाद लगभग 10.5 अरब वर्ष के बाद
यानी आज से लगभग 4.5 अरब पहले सौर मंडल का विकास हुआ, जिनमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत को पढ़े और यह जाने कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ खगोलीय पिंड हैं, उस खगोलीय पिंडों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आकाशगंगा अथवा नीहारिका होता क्या है। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी तथा नीहारिका को इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नीहारिका नेबुला क्या होता है। तो नीहारिका शब्द संस्कृत के निहार से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कुहरा अथवा कुआसा। नीहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ पे तारों का जन्म होता है। नीहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है और सभी तारों का जन्म नीहारिका में ही होता है। वास्तव में एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने बादल के संचयन से होती है, जिसे नीहारिका नेबुला कहते हैं। यानी प्रारंभ में जो हाइड्रोजन गैस है, इसी से बादलों का निर्माण होता है और इन्हीं बादलों को हम लोग नीहारिका नेबुला की संज्ञा देते हैं। नेबुला अपना प्रकाश नहीं होता, किंतु यानी नेबुला का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन ये समीपवर्ती सीमावर्ती तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अर्थात नेबुला के पास में जो तारे होते हैं उनके प्रकाश से नेबुला प्रकाशित होता है। जो नेबुला होता है नीहारिका, यह एक भ्रूण अवस्था यानी तारों का जो प्रारंभिक अवस्था है उसको नेबुला कहते हैं। और तारों का जब नीहारिका का पूर्ण विकास हो जाता है, विकसित अवस्था जो है, उसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। यानी नीहारिका और आकाशगंगा तारों का ही रूप है, लेकिन जो नीहारिका है यह भ्रूण अवस्था है और जबकि आकाशगंगा जो है वो विकसित अवस्था है। वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर परिवार, पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि अवस्थित हैं, इन सभी को हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। यानी जिसमें हमारा सौर परिवार स्थित है, इस आकाशगंगा को हम लोग मंदाकिनी आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। इस मंदाकिनी आकाशगंगाओं में लगभग 24 आकाशगंगाओं का एक बृहद पुंज है, जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा एक सर्पिल आकार में स्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे हम उसे कहते हैं जो ऐसी आकाशगंगा जो पृथ्वी से हमें नंगी आंखों से दिखाई देती हैं, उस आकाशगंगा को हम लोग मिल्की वे आकाशगंगा अथवा दुग्ध मेखला आकाशगंगा कहते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा तस्तरी के समान चपटी है तथा इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं 3 स्पाइरल आर्म्स हैं। इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है और इसके केंद्र में बल्ज पाया जाता है। इसके केंद्र जो होता है, इस केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल कृष्णविवर पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का संकेंद्रण अधिक होता है। बल्ज के पास एक क्वासर होता है, क्वासर पाया जाता है। क्वासर के केंद्र में कृष्णविवर अथवा ब्लैक होल पाया जाता है, जो कि द्रव्यमान में सौर मंडल से 3 गुना अधिक बड़ा होता है। जैसा कि चित्र में यह स्पष्ट है, यह हमारी आकाशगंगा का जो केंद्र बिंदु है, इसको बल्ज कहा जाता है। इस बल्ज में कृष्णविवर ब्लैक होल पाया जाता है और इससे समीप क्वासर पाया जाता है। और इसके ब्लैक होल के ऊपर यानी बल्ज के ऊपर जो दूसरा घूर्णनशील भुजा है, उसमें ध्रुव तारा अवस्थित है और दूसरे घूर्णनशील भुजा में सूर्य यानी जो हमारा सौर मंडल है, सूर्य इसी दूसरे घूर्णनशील या मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में अवस्थित है। और सूर्य से सबसे नज़दीक जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इस प्रकार से 3 घूर्णनशील भुजाओं को दर्शाया गया है। ये पहला घूर्णनशील भुजा, ये दूसरा, ये तीसरा है। और हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है, इसका आकार सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। केंद्रीय बल्ज के चारों ओर जो केंद्रीय बल्ज होता है, उसके चारों ओर मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा पाई जाती है, जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि कौन से भुजा में नए तारों का निर्माण होता है, तो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में नए तारों का निर्माण होता है। हमारा सौरमंडल इसी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में अवस्थित है।
मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है और सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करती है। यानी सूर्य जो है वह मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेती है, जबकि मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की बीच की जो दूरी है वो 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है। मंदाकिनी की जो तीसरी घुलनशील भुजा है, इसमें गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं। यहाँ नवीन तारों का जन्म होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। हम लोग तारामंडल को जान लेते हैं कि तारामंडल क्या होता है, जिसको तारामंडल को कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स बोलते हैं। ये जो तारामंडल होता है, मंदाकिनी में पाए जाने वाला तारों का कुछ विशेष आकृति होती है, जो कि यह तारे विशेष आकृतियों में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को ही तारामंडल कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। तारामंडल जैसे कि एक सप्तऋषि तारामंडल है जो कि हमारे आकाश में रात के समय दिखाई देता है। यह इसका आकार कुछ इस प्रकार से है और ये हमेशा ये कई अवस्था में इसी तरीके से स्थिर रहता है। इसको हम लोग सप्तऋषि तारामंडल या फिर उर्सा मेजर या उर्सा माइनर भी कहते हैं। कुछ तारामंडल के उदाहरण यहाँ पे हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, उर्सा माइनर, ग्रेट बियर, ओरियन, ग्रेट हंटर, सिग्नस, हाइड्रा, हरकुलीज। ये सभी तारामंडल के नाम हैं। इनमें जो सबसे बड़ा तारामंडल है वह है सेंटारस, जिसमें लगभग 94 तारे पाए जाते हैं, और हाइड्रा तारामंडल में लगभग 68 तारे पाए जाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में लगभग 89, यहाँ पे 88 लिखा गया है, जबकि वर्तमान में 89 कॉन्स्टलेशन पाए जाते हैं। इसमें सप्तऋषि तारामंडल जो है, सप्तऋषि तारामंडल के जो तारे हैं वह ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ओरियन नेबुला को देख लेते हैं। जो ओरियन नेबुला होता है, यह अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का क्षेत्र होता है। साइरस अथवा डार्क स्टार, यह रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद यह दूसरे नंबर का सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी मंदाकिनी के मध्यवर्ती घुलनशील भुजा में सौरमंडल से सर्वाधिक नजदीक स्थित एक तारा है, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यानी जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यह सौरमंडल से सबसे नजदीक स्थित तारा है। हम लोग ध्रुव तारा को देख लेते हैं। ध्रुव तारा, तो जो उर्सा माइनर है, यानी सप्तऋषि तारामंडल, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर, यह ध्रुव तारा यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु यानी उसके सिर के ऊपर स्थित है। अर्थात ध्रुव तारा के किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश का कोण बनाती है। यानी जब हम लोग उत्तरी ध्रुव पर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव पर खड़ा होंगे तो हमारे सिर के ऊपर एकदम ठीक जो सबसे ऊपर दिखाई देने वाला जो तारा है, उसी को हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं। वह ध्रुव तारा हमारे उत्तरी ध्रुव पर, यानी जहाँ हम खड़े होंगे वहाँ से 90 अंश का कोण बनाता है। ध्रुव तारा की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। यानी जो हम लोग अक्षांश एवं देशांतर का निर्धारण पढ़ते हैं, वह अक्षांशों का जो निर्धारण होता है, यह ध्रुव तारा की किरणों को पृथ्वी के धरातल पर जो आपतन कोण होते हैं उसी के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर या फिर उर्सा मेजर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटा इस तारों को आकाश में किसी एक निश्चित स्थान पर ही देखा जा सकता है। और हम लोग एंड्रोमेडा या देवयानी आकाशगंगा को देख लेते हैं। तो यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सर्वाधिक पास में स्थित आकाशगंगा है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी वह है ड्वार्फ मंदाकिनी।
और इस प्रकार से हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग तारों की जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, उसका अध्ययन करेंगे। फिर साथ ही साथ सौरमंडल का भी अध्ययन करेंगे। सौरमंडल को पढ़ने के बाद हम लोग अच्छा देशांतर पर आएंगे। उसके बाद हम लोग पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तथा संबंधित वीडियो से अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।